दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि साइकिल को चढ़ाई पर चढ़ाते वक्त हमें पैडल इतनी जोर से क्यों मारने पड़ते हैं? और वही साइकिल अगर स्लोप पर चलती है तो बिना पैडल के ही इतनी फास्ट कैसे हो जाती है? जब कभी हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो स्लो होते होते रुक जाती है और फिर सीधा नीचे गिर जाती है। ये सब है ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि अर्थ का पुल। कई बार हमने मैग्नेट्स को अट्रैक्ट और रिपेल होते हुए भी देखा है। ये सब कुछ होता है दोस्तों फोर्स की वजह से। फोर्स चीजों को मूव कर सकती है, रोक सकती है या उनके शेप को चेंज कर सकती है। जैसे हमने कई बार कंघे से कागज को चिपका कर भी देखा होगा। आई एम श्योर ये आपने भी किया होगा। फोर्स या तो पुश होता है या पुल। फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल। तो चलिए दोस्तों, अपने इस सफर में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में, आपका अपना चैनल। चैप्टर 5 हम करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में। और इसमें सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 2 पर और बात करते हैं। ये एक विंडी दिन था। सोनाली और रागिनी साइकिल के जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उनकी समर वेकेशन अभी शुरू हुई थी और वे अपने गांव के आसपास की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना चाहती थी। बाइसाइकिल के टायर्स में हवा भरने के बाद वे चल पड़ी। जैसे ही गांव के बीच से गुजरी, तेज हवा उनके पास से गुजर रही थी। रागिनी बोली, अरे, हवा मुझे बहुत पुश कर रही है। सोनाली मुस्कुराई और बोली, हवा हमारे अगेंस्ट बह रही है और हम हवा के अगेंस्ट राइड कर रहे हैं। हमें तेजी से चलने के लिए पेडल्स को और जोर से पुश करना पड़ेगा। रास्ता उन्हें एक लंबे हिल टॉप तक ले गया। कुछ जगह रोड रफ थी, जहां पैडल करना मुश्किल था, और कुछ जगह स्मूथ थी। जब वे ऊपर पहुंचकर व्यू एंजॉय कर रही थी, तभी दूर से थंडर की आवाज आई और चमक दिखाई दी। दृश्य सुंदर था, लेकिन उन्हें तुरंत वापस जाने का फैसला लिया। वापस आते समय जब वे भेड़ों के झुंड के पास से गुजरी, तो उन्होंने बाइसाइकिल बेल दबाई और हैंडल्स घुमाकर डायरेक्शन बदली। जैसे ही वह हिल की स्लोप से नीचे आने लगी, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बाइसाइकिल बहुत तेज चल रही है, वो भी बिना पेडल किए। सोनाली चिल्लाई, वाह, ये तो थ्रिलिंग है। लगता है कोई हमें डाउनहिल की तरफ पुल कर रहा है। ये क्या हो सकता है? 1. व्हाट इज फोर्स? तो जैसा आप यहाँ पर पिक्चर पे देख पा रहे हो, 3 पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर एक लड़का जो है पहली पिक्चर में पुश कर रहा है, दूसरी पिक्चर में लड़की जो है पुल कर रही है और तीसरी पिक्चर में उस लड़के ने उसको ऊपर बॉक्स को ऊपर उठा रखा है। और इन तीनों ही कंडीशन में मूवमेंट हो रही है बॉक्स की, बॉक्स को हिलाने की किसी तरह से कोशिश हो रही है। 5.2 What can a force do to the bodies on which it is applied? तो यहाँ पर हम अपनी लाइफ में पुश और पुल जो है डेली लाइफ में हम इसको महसूस करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर इन्होंने टेबल पॉइंट 5.1 में आपको कुछ एक्शंस दे रखे हैं और उनके इफेक्ट दे रखे हैं। जैसा पहला है, आप साइकिल चला रहे हैं और आपके दोस्त ने साइकिल को पीछे से जोर से पकड़ लिया है। तो वो कर क्या रहा है? वो पुश कर रहा है या पुल? वो पुल कर रहा है और इसका इफेक्ट क्या है? या तो आपकी साइकिल रुक जाएगी या उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड है हिटिंग अ बॉल, मूविंग बॉल विद अ बैट। तो जब आप उसको पुश करोगे, बैट से हिट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब जो बॉल आपकी तरफ आ रही थी, अब वो किसी और डायरेक्शन में जाएगी। तीसरा है प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून। उसको आप पुश करोगे तो उससे क्या होगा? या तो उसकी शेप बदल जाएगी या फिर वो फूट ही जाएगा एंड में। तो आखिर इन सब से, सभी एग्जाम्पल से कॉन्क्लूड क्या करते हैं हम? इनसे हमें पता लगता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी सिचुएशन देखते हैं जहां पर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है। जैसे ड्रॉअर खोलना, रबर बैंड को स्ट्रेच करना, फील्डर को बॉल का रोकना, फुटबॉल को किक करना, चलती बस पर ब्रेक लगाना, चपाती बेलना या ऑटो रिक्शा का स्टीयरिंग हैंडल मोड़ना। फोर्स का ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट होता है? ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकती है। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन बदल सकता है, यानी कि बॉल अगर किसी और डायरेक्शन में जा रही है फिर उसकी डायरेक्शन को बदला जा सकता है। ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। इनमें से एक या एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट भी एक साथ कर सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि जब भी
स्पीड बदलती है, डायरेक्शन बदलती है या शेप बदलती है, तो उस पर फोर्स लग रहा हो, तो हाँ, ये सब फोर्स के बिना नहीं हो सकता। सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्या इसका मतलब ये है कि उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा? इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तुम हायर क्लासेस में बैलेंस फोर्सेस के बारे में और पढ़ोगे। जब तुम टेबल को पुश करते हो तो तुम्हारा एक हाथ ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट टेबल पर फोर्स लगा रहा है। यानी कि तुम्हारे हाथ भी ऑब्जेक्ट और जिस टेबल पर तुम फोर्स लगा रहे हो वो भी ऑब्जेक्ट। यहाँ हम कह सकते हैं कि तुम्हारा हाथ और टेबल दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। टेबल 5.1 में दिए गए एक्शंस के बारे में जब हमने देखा तो हमने पाया कि हर एक्शन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं। क्या आपने नोटिस किया कि फोर्स तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरीके से इंटरैक्ट करते हों? इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि फोर्स आने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरैक्ट करना जरूरी है। फोर्स एक पुश या पुल है जो एक ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट की इंटरैक्शन की वजह से लगता है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है जिसका सिंबल है एन। अ स्टेप फर्दर, जब तुम टेबल को अपने हाथ से पुश करते हो, क्या तुम्हें अपने हाथ पर भी फोर्स महसूस होती है? जैसे ही तुमने पुश करना बंद किया, तुम्हारे हाथ पर फोर्स भी गायब हो गई। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फोर्स महसूस करता है। जैसे ही इंटरैक्शन खत्म होता है, फोर्स भी खत्म हो जाता है। 5.4 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। कई सिचुएशन में हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है। यानी हमारी बॉडी और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं। ये कांटेक्ट डायरेक्ट हो सकता है, जैसे हाथों या शरीर से के किसी हिस्से से, या इनडायरेक्ट हो सकता है जैसे स्टिक या रोप का इस्तेमाल करके। ऐसे फोर्सेस जो तभी काम करते हैं जब ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट होता है, उन्हें कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। मस्कुलर फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस का एक एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग या स्ट्रेचिंग, तब ये फोर्स हमारे मसल्स के एक्शन से बनता है। मस्कुलर फोर्स तब होता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एलंगेट यानी कि फैलते हैं किसी काम को करते समय। जानवर, पक्षी, मछलियां और कीड़े भी मूवमेंट और सर्वाइवल के लिए मस्कुलर फोर्सेस का उपयोग करते हैं। इंसानों ने बहुत समय तक कई काम करने के लिए कुछ जानवरों के मस्कुलर फोर्सेस का इस्तेमाल किया। हमारे शरीर के अंदर भी मस्कुलर फोर्सेस कई इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये फोर्स हमें खाना चबाने और उसे एलिमेंट्री कैनल में आगे पुश करने में मदद करता है डाइजेशन के दौरान। हमारे हार्ट मसल्स का एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होना ही खून को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है और ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो फिगर 5.4 में, यहाँ पर मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल की जा रही है जानवरों की। पहले केस में यहाँ पर हल जो है जोता जा रहा है, खेत जोता जा रहा है, और दूसरे में जो है हॉर्स की एनर्जी का इस्तेमाल करके और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। फिर हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। एक बॉल जो फ्लैट ग्राउंड पर रोल कर रही होती है, कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है। अगर हम बाइसाइकिल पर पैडलिंग बंद कर दे तो साइकिल भी धीरे धीरे स्लो होती है और फिर रुक जाती है। अगर रोड रफ हो तो साइकिल जल्दी रुकती है, और अगर स्मूथ है रोड तो थोड़ा देर से रुकेगी, लेकिन रुकेगी जरूर। ऐसी कई सिचुएशंस आपने देखी होंगी। इन सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्यों बदल जाती है? हमने पहले सीखा है कि स्पीड चेंज करने के लिए फोर्स जरूरी है, लेकिन यहाँ तो कोई फोर्स दिख ही नहीं रही। फिर भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती रहती है और वे रुक जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ भी कोई फोर्स काम कर रही है, और वे कौन सी फोर्स हो सकती है? एक्टिविटी 5.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक फ्लैट बेस वाला ऑब्जेक्ट लो, जैसे कि कोई लंच बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स या नोटबुक, और उसे टेबल या फ्लोर पे रखो और उसे हल्का सा पुश करो और देखो क्या वह कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाता है।
क्या उस पर कोई फोर्स काम कर रही है जो उसे रेस्ट पर ले आती है? अब उसी ऑब्जेक्ट को उल्टी दिशा में पुश करो, क्या वह फिर कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाता है? जब हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो थोड़ी दूर स्लाइड करने के बाद रुक जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट और टेबल फ्लोर के बीच एक फोर्स काम कर रही होती है। ये फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। यही फोर्स ऑब्जेक्ट को रोकती है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पर मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, तब जो फोर्स काम करती है उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिंपल शब्दों में फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन के अपोजिट काम करती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या कोशिश करने मूव करने की कोशिश कर रहा होता है। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि ये तभी होती है जब दो सरफेसेस एक दूसरे को छूती हैं। फ्रिक्शन सरफेसेस की इरेगुलरिटीज की वजह से ही फ्रिक्शन जो है वो इतनी आसानी से काम कर पाती है। जो सब सरफेसेस स्मूथ दिखते हैं उनमें भी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज यानी कि उबड़ खाबड़ होते हैं वो। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे में फंस जाती है और दूसरी सरफेस को मूव होने से अपोज करती है। तो क्या इसका मतलब है कि सरफेस रफ होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी? एक्टिविटी 5.4 लेट अस एक्सप्लोर। एक्टिविटी 5.3 को दोबारा करो और इस बार ऑब्जेक्ट को अलग अलग सरफेसेस पे रखो। कभी ग्लास पे, कभी क्लॉथ पे, कभी वुड पे, कभी सेरामिक टाइल पे, मिट्टी में। क्या ऑब्जेक्ट हर सरफेस पे उतनी ही दूर चल रही है? क्या ऑब्जेक्ट सभी सरफेस पर एक जैसी दूरी के बाद रुकता है? अलग सरफेसेस पर ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरी चलकर रुकेगा। इससे हम समझते हैं कि फ्रिक्शन सरफेसेस के नेचर पर डिपेंड करती है। रफ सरफेसेस पर फ्रिक्शन ज्यादा होती है। अ स्टेप फर्दर, क्या फ्रिक्शन सिर्फ तभी होती है जब ऑब्जेक्ट सॉलिड सरफेस पर मूव करते हैं? तो लिक्विड और गैसेस में क्या होता होगा? एयर, वाटर और बाकी लिक्विड्स भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगाते हैं। इसीलिए एरोप्लेन, शिप्स, बोट्स और हाई स्पीड ट्रेन खासकर उनको खास शेप दी जाती है ताकि एयर या वाटर के फ्रिक्शन को कम किया जा सके। आपने देखा होगा प्लेन की बॉडी जो है वो आगे से कुछ इस तरह से होती है, एकदम स्ट्रीमलाइन बॉडी फिश के जैसी, ताकि वो आसानी से आगे की तरफ ग्लाइड कर सके। पेज नंबर 69 पर है, क्या किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के लिए हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना जरूरी है? तो हम अब बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कैसे होती हैं, ये क्या होती हैं। कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनका इफेक्ट तभी महसूस होता है जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं करते और इन्हें ही नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा सीखते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। क्या आपको याद है कि क्लास 6 का एक चैप्टर था एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, जिसमें हमने मैग्नेट्स के बारे में सीखा था। हमने जाना था कि मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। जब दो मैग्नेट्स पाए पास लाए जाते हैं तो वो या तो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट। अगर लाइक पोल्स होंगे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक होगा जैसे नॉर्थ और साउथ तो वो अट्रैक्ट करेंगे। हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी पढ़ा था जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन भी पुश और पुल का एक तरीका है, मतलब ये भी फोर्स ही है। क्या आपको याद है मैग्नेट बिना टच किए भी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स लगा सकता है। एक्टिविटी 5.5 लेट अस टेस्ट। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये दो रिंग मैग्नेट्स हैं और एक वुडन स्टिक है। स्टिक को वुडन टेबल पर वर्टिकल पोजीशन में खड़ा कर दिया है जैसे कि कोई खंबा हो, और एक मैग्नेट उसमें डाला। अब दूसरा रिंग मैग्नेट ऊपर से डालो। अगर दोनों मैग्नेट्स के लाइक पोल एक ही तरफ होंगे तो क्या होगा? दूसरा मैग्नेट हवा में तैरने लगेगा और नीचे गिरेगा नहीं। अब दूसरे मैग्नेट को हल्का नीचे पुश करो। क्या आपको उस पर फोर्स महसूस होती है? अब दोनों मैग्नेट्स के पोल को रिवर्स कर दो। क्या दूसरा मैग्नेट भी फ्लोट करता है? तो आप देखेंगे कि मैग्नेट बिना कांटेक्ट किए भी दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा सकता है। मैग्नेट द्वारा दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर लगाया गई फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है, क्योंकि मैग्नेट
दूरी से फोर्स लगा सकता है, इसीलिए इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहा जाता है। क्या और भी ऐसी फोर्सेस हैं जो दूरी से काम करती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिविटी 5.6। लेट अस एक्सपेरिमेंट। एक प्लास्टिक की स्केल या प्लास्टिक स्ट्रॉ लो, एक पॉलीथीन का टुकड़ा लो और छोटे छोटे पेपर के पीसेस लो। प्लास्टिक स्केल या स्ट्रॉ को पॉलीथीन से जोर जोर से रब करो। रब किए हुए हिस्से को हाथ या किसी मेटल से टच नहीं करना है। जब स्केल स्ट्रॉ को टेबल पर रखे पेपर के पास ले जाओगे तो ध्यान रखो कि पेपर को टच ना करना पड़े। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि पेपर पीसेस स्केल या स्ट्रॉ की तरफ पुल होते हैं और चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब कुछ मटेरियल वाले ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो उनकी सरफेस पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस जमा हो जाते हैं। इन चार्जेस को स्टैटिक चार्जेस कहा जाता है क्योंकि ये खुद से मूव नहीं करते हैं। स्टैटिक का मतलब एक जगह रुका हुआ। जिस ऑब्जेक्ट पर स्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं उन्हें चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स पर एक फोर्स लगाता है और उसको अट्रैक्ट करता है, यानी उनको अपनी तरफ खींचता है। ये फोर्स तब भी काम करती है जब बॉडीज एक दूसरे को टच नहीं करती। तो ये भी एक तरीके से आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई। एक्टिविटी 5.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। दो बैलून्स, एक धागा और एक वुलन क्लॉथ लीजिए। दोनों बैलून्स को इन्फ्लेट करो, उनको फुलाकर ऐसे लटकाओ कि वो एक दूसरे को टच ना करें। अब दोनों बैलून्स को वुडन क्लॉथ से रब करो और छोड़ दो। ध्यान रखना कि रब्ड बलून्स को उंगलियों से टच नहीं करना है। आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि दोनों बैलून्स एक दूसरे से दूर मूव करते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो। अब वुडन क्लॉथ को एक रब्ड बलून के पास लाओ और देखो क्या होता है। बलून्स क्लॉथ की तरफ मूव करते हैं और जब वे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या समझ में आता है? हमने देखा कि दो सिमिलरली चार्ज्ड बलून्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि चार्ज्ड बलून्स और वुलन क्लॉथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई एम सॉरी, वो वुलन क्लॉथ है, वुडन क्लॉथ नहीं है। क्या ये दिखाता है कि बलून पर जो चार्ज है वो क्लॉथ की मौजूद चार्ज से अलग है? क्योंकि दोनों बैलून्स के को एक ही तरह से रब किया गया था, इसलिए हम कहते हैं कि उन पर सिमिलर चार्जेस आए हैं। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये हमने बलून्स में देखा। जैसे कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। रबिंग ऑब्जेक्ट्स और रब्ड ऑब्जेक्ट्स दोनों चार्ज्ड बनते हैं, लेकिन उन पर चार्जेस अपोजिट होते हैं। एक पर अलग होगा, दूसरे पर अपोजिट चार्ज होगा। उनका अट्रैक्ट होना दिखाता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्टैटिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज्ड या अनचार्ज्ड बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिविटी 5.8 लेट अस ऑब्जर्व। एक बॉल लो और उसे ऊपर वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंको। क्या वह वापस नीचे आता है? अब उसे थोड़ा जोर से फेंको। क्या वह फिर भी वापस नीचे गिरता है? अपने आसपास के एग्जाम्पल्स सोचो। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे ऊपर फेंका जाए वह आखिर में नीचे ही आता है और जमीन पर लौटता है। जैसा कि यहाँ पर फिगर 5.10 में कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेड़ से आम का गिरना, या कोई ऊपर से छलांग लगा रहा है, बास्केटबॉल का बास्केट में जाके नीचे गिरना, और जो डाइवर है वो स्विमिंग पूल में डाइव कर रहा है। ये सभी जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ ही क्यों गिरते हैं? क्या कोई फोर्स उन पर काम करता है? और ये फोर्स कौन लगाता है? क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ गिरते हैं, इसका मतलब है अर्थ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अर्थ के द्वारा लगाई गई ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिंपल भाषा में ग्रेविटी, हम उसे कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिना कांटेक्ट के काम करती है, इसलिए ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है
और रिपल्सिव भी। इसका मतलब है ग्रेविटेशन हमेशा अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स आपको खींच भी सकती है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को खींच भी सकती है और उसको वापस रिपेल भी कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से गिराते हैं, वे नीचे की तरफ सीधा वर्टिकल लाइन में ज़मीन की ओर आता है, और ये जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है, वह ऊपर जाता है, स्पीड धीरे-धीरे कम होती है, ऊपर पहुंचकर थोड़ा रुकता है और फिर नीचे सीधा वापस गिरता है। ऊपर जाते समय ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती है और नीचे आते समय ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ती रहती है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट का वर्टिकल मोशन, क्योंकि वे ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि जब वो ऊपर जा रहा है तब भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इसलिए उसकी स्पीड कम है, लेकिन आते वक्त वो भी नीचे आ रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो वहां पर फोर्स जो है ज्यादा लगती है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं वेट्स एंड इट्स मेजरमेंट की 5.5। अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट कहा जाता है। वेट बताता है कि अर्थ ऑब्जेक्ट को कितनी स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रही है। क्योंकि वेट भी फोर्स ही है, इसलिए वेट का ऐसा यूनिट भी न्यूटन होता है। एक्टिविटी 5.9 लेट अस एक्सप्लोर। एक स्प्रिंग लो और कुछ अलग अलग मास वाले ऑब्जेक्ट्स लो, जैसे पेंसिल बॉक्स हो गया, टिफिन बॉक्स हो गया, एक छोटा सा पत्थर हो गया। स्प्रिंग का एक एंड नेल पर टांग दो, कील पर, और दूसरे एंड पर कोई ऑब्जेक्ट टांग दो और स्प्रिंग को ऑब्जर्व करो। क्या स्प्रिंग स्ट्रेच होती है? अब बाकी ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके टांगो और हर बार स्प्रिंग को स्ट्रेच करके देखो। क्या हर ऑब्जेक्ट से स्प्रिंग उतना ही स्ट्रेच होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से टांगा जाता है, उस स्प्रिंग जो है उस फोर्स की वजह से स्ट्रेच होती है, जो अर्थ ऑब्जेक्ट पर लगाती है। हम देखते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को अलग अलग अमाउंट में स्ट्रेच करते हैं। इससे पता चलता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, यानी हर ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग होता है। क्या हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हैं? अ स्टेप फर्दर। स्प्रिंग बैलेंस एक सिंपल डिवाइस है जिससे हम वेट या मतलब वेट क्या है, फोर्स ही है जिसको मेजर करते हैं। इसमें एक स्प्रिंग होता है जो एक तरफ फिक्स्ड हो रहता है और दूसरी तरफ से एक हुक होता है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट हुक से टांगते हैं, स्प्रिंग स्ट्रेच होती है और जितना स्ट्रेच होती है वही ऑब्जेक्ट का वेट होता है। स्प्रिंग बैलेंस में एक स्केल होता है जिस पर वेट न्यूटन में मार्क्ड होता है। अक्सर एक दूसरा स्केल भी होता है जो मास के वैल्यू ग्राम में दिखाता है। ये मार्किंग इस एजम्पशन पे बनाई गई है कि स्प्रिंग बैलेंस अर्थ पर इस्तेमाल हो रहा है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। लेट अस ऑब्जर्व एक्टिविटी 5.10। फिगर 5.13 में दिखाए गए स्प्रिंग बैलेंस को ध्यान से देखो, जो कि पेज नंबर 74 पर है। फिगर में जब हम देखते हैं तो ये मैक्सिमम कितना वेट मेजर कर सकता है, ये ध्यान से देखो। मैक्सिमम वेट जो ये मेजर कर सकता है वो है 10 न्यूटन। इसका मतलब है स्केल की रेंज 0 न्यूटन से लेकर 10 न्यूटन तक है। दो बड़े मार्क्स बिगर मार्क्स के बीच वेट डिफरेंस कितना है? 0 और 1 न्यूटन के बीच, या 1 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच डिफरेंस है 1 न्यूटन। इन दो बड़े मार्क्स के बीच छोटे मार्क्स स्मॉल डिविजन्स कितनी है? 5 डिवीजन। तो एक स्मॉल डिवीजन कितने वेट के बराबर हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 5, जिसका मतलब हो गया 0.2 न्यूटन। तो इस स्प्रिंग बैलेंस से पढ़ा जाने वाला सबसे छोटा वैल्यू जो है वो है 0.2 न्यूटन। अब इस तरीके से अपने स्कूल वाले स्प्रिंग बैलेंस का स्मॉलेस्ट डिवीजन निकालो। हो सकता है अलग स्प्रिंग बैलेंस की रेंज और स्मॉल डिविजन्स अलग अलग हो, इसलिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस को यूज करने से पहले उसकी स्केल को ध्यान से जरूर देखना चाहिए। एक्टिविटी 5.12 में
एक स्प्रिंग बैलेंस और कुछ ऑब्जेक्ट्स लो, ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट्स का वेट स्प्रिंग बैलेंस के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा ना हो, वरना इंस्ट्रूमेंट डैमेज भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके हुक से लटकाओ, स्केल पर दिख रहा वेट ध्यान से पढ़ो और अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 5.2 में लिखो। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पे, पेंसिल बॉक्स, पार्शली फिल्ड वाटर बॉटल एटसेट्रा। और स्टेप फर्दर, किसी ऑब्जेक्ट का मास इनडायरेक्टली भी मेजर किया जा सकता है, या तो उसका वेट स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करके या उसके वेट को किसी दूसरी जान पहचान नॉन मास वाले ऑब्जेक्ट के वेट से कंपेयर करके, जैसे कि बीम बैलेंस का इस्तेमाल करके। क्योंकि अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट लगभग हर जगह सेम ही रहता है, इसलिए मास जानने के लिए वेट मेजर करना प्रैक्टिकली ठीक माना जाता है। जैसा हमने क्लास 6 में सीखा था मटेरियल्स अराउंड अस चैप्टर में, मास का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है। इसका मेजरमेंट ग्राम्स में या किलोग्राम्स में होता है। मास हर जगह सेम रहता है, कहीं भी नहीं बदलता, लेकिन वेट अलग है। वेट अर्थ या किसी दूसरे प्लेनेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के अलग अलग जगहों पर थोड़ा अलग अलग हो सकता है और दूसरे प्लेनेट पर तो बहुत ही अलग होता है, इसलिए वेट बदल सकता है लेकिन मास कभी नहीं बदलता। अ स्टेप फर्दर, अलग अलग प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है, इसलिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट हर प्लैनेट पर अलग अलग होगा लेकिन उसका मास सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, तो देखिए उसका मास हर जगह 1 kg ही रहेगा। अर्थ पर भी 1 kg, मून पर भी 1 kg, मार्स, वीनस, जुपिटर, हर प्लेनेट पे मास जो है वो 1 kg ही है। लेकिन वेट देखिए, अर्थ पर उसी 1 kg मास का वेट है 10 न्यूटन, जबकि मून पर है 1.6 न्यूटन, मार्स पर है 3.8 न्यूटन, वीनस पर है 9 न्यूटन और जुपिटर पे वो हो जाएगा 25.4 न्यूटन। तो सब जगह मास एक जैसा है लेकिन वेट हर जगह अलग अलग है। अ स्टेप फर्दर, रोजमर्रा की जिंदगी में खासकर जब हम चीजें खरीदते या इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज्यादातर मास से मतलब होता है, यानी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है। लेकिन प्रैक्टिकली लोग मास की यूनिट का इस्तेमाल करते हुए भी उसे वेट ही कहते हैं। जैसे गेहूं की बोरी कितने किलो की है जी, 10 kg की, लेकिन ये तो वेट है। साइंटिफिक तरीके से ये सही नहीं है, क्योंकि केजी मास की यूनिट है, वेट का नहीं। लेकिन रोजमर्रा की भाषा में लोग मास और वेट शब्दों को मिक्स कर देते हैं, इसलिए साइंस में सही और टर्म का इस्तेमाल और सही यूनिट का इस्तेमाल करना जरूरी हो। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को पानी पर रखें तो कुछ फ्लोट करती हैं और कुछ नीचे डूब जाती हैं। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट्स पर लग रही होती है, तो फिर सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे क्यों नहीं गिर जाते? जब हम पानी से भरे बकेट में मग से पानी निकालते हैं, तो क्या आपने नोटिस किया कि मग पानी के अंदर हल्का हो जाता है? आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी 5.13। एक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल लो, लिड अच्छी तरीके से बंद कर दो और बकेट भरकर पानी रखो। बोतल को पानी में पुश करो। क्या तुम्हें ऊपर की तरफ पुश महसूस होता है? बॉटल को छोड़ दो, क्या वे ऊपर बाउंस होकर सरफेस पर आ जाती हैं? तो आपने ऊपर की तरफ पुश महसूस किया होगा और बॉटल पानी के सरफेस पर वापस आ गई होगी। ये दिखाता है कि पानी बॉटल पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी कि ऊपर की तरफ। आप उसको नीचे की तरफ धकेल रहे थे और पानी जो है उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा था। असल में सारे लिक्विड्स इसी तरह से फोर्स लगाते हैं। लिक्विड्स के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई गई फोर्स को अप थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में होता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है, लेकिन लिक्विड की बॉयंट फोर्स उसे ऊपर की तरफ पुश करती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी तो चीज डूब जाएगी। अगर दोनों फोर्सेस बराबर हुई तो ऑब्जेक्ट फ्लोट होगी। बॉयंट फोर्स किस पर डिपेंड करती है? ये लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। डेंसिटी के बारे में तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे। अ स्टेप फर्दर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
आर्किमिडीज एक बहुत ही फेमस ग्रीक साइंटिस्ट थे। उन्होंने पाया कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में पूरा या थोड़ा डूबा होता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। वो लिक्विड के वजन के बराबर होता है जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है। यानी कि अगर आपने कोई चीज पानी में डाली है तो पानी में डलते ही उस ऑब्जेक्ट ने जितना पानी उस जगह से हटा दिया उतना ही फोर्स जो है लिक्विड उसके ऊपर लगाता है। इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। अगर डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट से कम होता है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। अगर डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के बराबर हो, मतलब जो चीज आपने पानी में डाली है, अगर वो अपने वजन के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देगी जहां पर वो गिरी है, तो फिर वो चीज फ्लोट करेगी, वरना फिर वो डूब जाएगा। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ रॉक्स भी पानी पर फ्लोट करते हैं? जैसे हम देखते हैं कि दक्षिण में, वो जो साउथ में है, वहाँ पे बोलते हैं कि राम जी का नाम लिखकर जो पानी में डाले गए थे पत्थर, वो तैर रहे थे, राइट? तो कुछ रॉक्स जो है वो भी पानी पर फ्लोट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है प्यूमिस। ये वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बनता है, जब वोल्केनो फटता है तब बनता है। जब लावा, जिसमें बहुत सारी गैस और वाटर वेपर होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो उसके अंदर टाइनी गैस बबल्स फंस जाते हैं। इससे एक हल्की और पोरस रॉक बनती है, मतलब अंदर से पोरस होता है, वो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता, जिसमें बहुत सारी एयर पॉकेट्स होती हैं और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए ये पानी पर तैरता रहता है। लो जी, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे, हम इसके स्नैपशॉट्स, क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो देयर, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।